In last lecture, I gave introduction to Cauchy problems where a PD and some initial condition or you can say a curve is given and we find its a particular solution. In this lecture, we do some more examples of Cauchy problems. Please do not skip the video as you will get to know more about the solving of PDE. So our first example is ux minus uy equals to u square plus x plus y whole square for u equals to 1 on y equal to 0. So this is our PDE. This is the PDE ux minus uy equal to u square plus x plus y whole square and condition is u equals to 1 on y equal to 0. And combining this is a Cauchy problem. I told you about Cauchy problem in last lecture and I also told you how to solve problems by finding Lagrange auxiliary equations. So, Lagrange auxiliary equations are here. लेग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशंस हम फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? dx बाई यू इक्वल्स टू लेग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशंस किस तरह से लिखते हैं वो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है. तो आप उस वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिखते हैं. तो मैं डायरेक्टली बताऊंगी. dx बाई यू इक्वल टू dy बाई माइनस यू इक्वल्स टू du बाई यू स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. सो कंसिडर क्या कंसिडर करेंगे हम? फर्स्ट टू कंडीशंस फर्स्ट टू ले लेते हैं हम. सो dx बाई यू इज इक्वल्स टू dy बाई माइनस यू. ये कंसिडर करा. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा dx इक्वल्स टू माइनस dy और सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट करेंगे हम इसे. तो दिस बिकम्स x प्लस वाई इक्वल्स टू c1. दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जिसको हमने कह दिया फाई ऑफ एक्स वाई यू. नाउ कंसिडर अब हमें सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी निकालना है. तो वो हम कैसे निकालेंगे? हमने क्या कंसिडर कर लिया? हमने अब यहाँ पे क्या है, अगर आपने फर्स्ट टू कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स तो ले लिए हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपको क्या करना है? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक सॉरी आपने फर्स्ट टू इक्वेशंस ले लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालने के लिए. अब अगर आपको सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालना है तो आपको कौन सी इक्वेशंस कंसिडर करनी चाहिए? मान लिया आपने फर्स्ट वाली कंसिडर कर ली, ठीक है. अब ये वाली तो आप ले चुके हैं तो आप इसको तो लेंगे नहीं, ठीक है. तो इस वाली को ले लेते हैं. अगर हम इस वाली को लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? डी एक्स बाई यू है यहाँ पे तो हमारे पास, और यहाँ पे डी यू बाई यू स्क्र प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्र है. तो नीचे हमारे पास तीन वेरिएबल्स है, यू भी है, एक्स है और वाई है. तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह, ठीक है. तो नीचे भी हमें दो ही वेरिएबल चाहिए. अब हमने क्या देखा कि ये जो एक्स प्लस वाई है और यहाँ पे x प्लस वाई ये तो c1 के इक्वल है, यानी ये तो कांस्टेंट है. तो हम क्या करते हैं? हम इसको कंसिडर करते हैं dx बाई यू इक्वल टू डी यू बाई यू स्क्र प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट और थर्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं. अब x प्लस वाई को तो हम कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे तो हमारे पास नीचे भी दो ही वेरिएबल्स हो जाते हैं. dx बाई यू है एंड डी यू बाई यू स्क्र प्लस c1 का स्क्वायर है. c1 तो कांस्टेंट है, बाद में हम इस c1 को रिप्लेस कर देंगे. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व क्या, अभी इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये बन जाएगा dx इक्वल्स टू यू डी यू बाई यू स्क्र प्लस c1 का स्क्वायर. इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे तो सिर्फ x रह जाएगा. यहाँ पे करेंगे सब्सटीट्यूशन का यूज़ करेंगे, यू स्क्र प्लस c1 का स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करेंगे कुछ, तो हमारे पास इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा 1/2 लॉग यू स्क्र प्लस c1 स्क्वायर एंड सम कॉन्स्टेंट से लॉग c2 डैश इज एडेड. फर्दर इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या बन जाता है? सो x इक्वल्स टू हाफ लॉग यू स्क्र प्लस c1 स्क्र प्लस लॉग c2 डैश. सो और क्या करेंगे? इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है 2x इक्वल्स टू लॉग यू स्क्र प्लस c1 का स्क्वायर प्लस लॉग c2. सो c2 डैश था, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद ये लॉग c2 कॉन्स्टेंट लिख दिया हमने. दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे तो बन जाएगा e की पावर 2x c2 इंटू यू स्क्र प्लस c1 का स्क्वायर और दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस. यहाँ पे क्या करा है? c1 की वैल्यू डाल दी हमने x प्लस वाई और c2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने क्या करा है? इस वाली इक्वेशन से हमने c2 को अलग निकाला है तो बन गया c2 इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन यू स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर. ये हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया. इसे हमने कह दिया फाई ऑफ एक्स वाई यू. देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन. अब जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा? जनरल सोल्यूशन निकलेगा. हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ जाते हैं, c1 c2 आ गए तो हम जनरल सोल्यूशन लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं f ऑफ फाई कॉमा साई इक्वल टू 0. इस तरह से लिख देते हैं, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ से वेट, या तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू
एफ ऑफ साई, इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं साई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। तो आप इन तीनों में से किसी भी तरह से जनरल सोल्यूशन को लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा है, हमने इस तरह से लिखा है इसका जनरल सोल्यूशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, तो हमने फाई इक्वल टू करके लिखा है फर्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक कर्व इक्वल टू एफ ऑफ सेकेंड वाला कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये लिख दिया। अब हम इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे, जो हमें कर्व दे रखा है, हम कहते हैं कर्व होता है यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन नहीं कहते हैं, हमें कर्व दे रखा है कि जो हमारी पीडी है इस कर्व से पास हो रही है। सो किस कर्व से पास हो रही है पीडी, u इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। अब इस कर्व से अगर पीडी पास हो रही है तो क्या होगा, जनरल सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेगी। सो यूजिंग u इक्वल्स टू 1 और y इक्वल टू 0, सो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि हाँ इसमें डालोगे, उसके बाद जो ब्रैकेट एफ के साथ ब्रैकेट में जो भी होगा आप उसे अल्फ़ा सब्सटीट्यूट कर दोगे, उसके बाद अल्फ़ा को रिप्लेस कर दोगे, इस तरह से कर सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया इस तरह से किस तरह कैसे करते हैं। और आपके पास दूसरा तरीका है कि आप C1 C2 में डाल दीजिए, ये जो वैल्यूज़ हैं u इक्वल्स टू 1 और y इक्वल टू 0, ये C1 C2 में डाल के आप C1 C2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए और उसके बाद आंसर निकालिए। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, u इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 यहाँ यूज़ करेंगे। C1 जो था वो हमारा था x प्लस वाई, तो C1 तो हमारा x प्लस वाई था। तो जब मैं y को 0 डालती हूँ, u1 डालूंगी तो C1 की वैल्यू जस्ट x बच जाएगी। तो यहाँ पे हो गई है C1 की वैल्यू x ओनली, ठीक है। और C2 क्या बन जाएगा, C2 हमारा ये आया ही है e की पावर 2x अपॉन यू स्क्र प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्र, ये आया। यहाँ पे जैसे ही मैं y इक्वल टू 0 डालूंगी, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने y को 0 डाल दिया, x तो आर्बिट्ररी है क्योंकि यहाँ पे x के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो x को हम x ही लेके चलते हैं। तो e की पावर 2x रहेगा डिवाइडेड बाई u की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास x स्क्र बच जाएगा। सो C2 हमारे पास ये आ गया। तो C1 ये मिल गया, C2 भी मिल गया, तो दोनों की दोनों x की टर्म्स में है। और अब मैं x को C1 लिख सकती हूँ, तो जैसे ही मैं C2 के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ C1 लिख दूंगी तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी C2 इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 2 C1 अपॉन 1 प्लस C1 का स्क्वायर। बस अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जिसके अंदर कोई x y u नहीं है। तो हम क्या करेंगे, C2 की जो वैल्यू थी वो इसमें डाल देंगे एंड C1 की वैल्यूज डाल देंगे। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये आ जाएगा C2 जो था वो e की पावर 2x अपॉन यू स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था इक्वल टू e रेज टू द पावर 2 इंटू C1। C1 क्या था हमारा x प्लस वाई, सो ये बन गया है e की पावर 2x प्लस 2y बन गया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस C1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा तो हमें ये मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, e की पावर 2x और e की पावर 2x तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ e की पावर 2y बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और यू स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, जिसको हमने मान लो राइट में मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा, e रेज टू द पावर 2x और e की रेज टू द पावर 2x तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ e की पावर 2y। और u स्क्वायर अगर उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ राइट में, तो u स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, u स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा e की पावर 2y। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या रहेगा, और अगर हम इस वाली चीज़ को 1 प्लस एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को उधर ले जाए तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा। e रेज टू द पावर 2 आएगा, अब उस साइड ले जाओ तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी यू स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू e की पावर माइनस 2y 1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यही हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ये कोई कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट या कर्व कंटेन नहीं करता, आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी नहीं है यहाँ पे, ना कोई आर्बिट्ररी फंक्शन है। सो दिस इज आवर पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये जनरल सोल्यूशन नहीं है। जनरल सोल्यूशन में हमारे पास या तो आर्बिट्ररी फंक्शन होता है या कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो ये हमें कौशी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था यानी उसका सोल्यूशन निकालना था, जो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वाई यू एक्स प्लस एक्स यू वाई इक्वल टू 0, यू इक्वल टू साइन एक्स ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेम क्वेश्चन उसी तरह से करना है। लेग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालनी है। सबसे पहले किस तरह से निकालते हैं, dx बाय वाई इक्वल्स टू dy बाय x इक्वल टू du बाय 0। अब मैंने फर्स्ट टू कंसिडर कर ली इक्वेशंस, लेग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशंस मैंने फर्स्ट टू ऑक्सिलरी इक्वेशंस कंसिडर कर लिया है। जब फर्स्ट टू ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या है, dx बाय वाई इक्वल टू dy बाय x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ गया। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी du बाय 0 का। सो ड्यू बाई 0 का यूज़ करके हमें क्या मिलेगा, ड्यू इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें मिल जाएगा u इक्वल टू C2। ये कैसे आएगा, इंटीग्रेट करके ड्यू इक्वल टू 0 को जब मैं इंटीग्रेट करूँगी तो u आ जाएगा इक्वल टू C2, सम कांस्टेंट आ जाएगा। इसको हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व का है, C1 C2 हो गया है। जनरल सोल्यूशन लिख दिया। जनरल सोल्यूशन कैसे कहा था मैंने, या तो आप इसी तरह से लिख दीजिए f ऑफ i कॉमा साई इक्वल टू 0,
इस तरह से लिख दो, या साई इक्वल्स टू एफ ऑफ फाई इस तरह से लिख दो, या फाई इक्वल टू एफ ऑफ साई इस तरह से लिख दो। सो हमने यहाँ पे किस तरह से लिखा है, u इक्वल टू यानी साई इक्वल टू एफ ऑफ फाई इस तरह से लिख दिया है। सो u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब जनरल सोल्यूशन तो हमारा सोल्यूशन नहीं है, क्यों, हमें तो कंडीशंस भी दे रखे, कर्व दे रखा है जिससे इक्वेशन पास हो रही है, पीडीई पास हो रही है, तो हमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालना है इन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स और इस आर्बिट्ररी फंक्शन एफ को रिमूव करके। सो क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 फॉर यू इक्वल टू साइन एक्स। तो इस इक्वेशन हम डायरेक्टली यहाँ पे हमने डायरेक्टली एफ से निकालने की कोशिश की है सोल्यूशन को, तो इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं u इक्वल टू साइन एक्स। सो u इक्वल टू साइन एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास ये साइन एक्स आ जाएगा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था यहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर तो रहेगा, अब वाई स्क्वायर को हमें एक सबसे पहले तो एक उसमें लाना है वेरिएबल में। सो एक्स यहाँ राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स है, तो यहाँ पे भी हम एक्स में ही लाएंगे, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से मैं वाई स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। अब क्या है, जो f के साथ ब्रैकेट में है उसे अल्फा सब्सटीट्यूट करो, सो लेट अल्फा इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट अल्फा प्लस 1/2। तो ये आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे x की वैल्यू एक्चुअली ये वैल्यू x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर द रूट अल्फा प्लस 1/2 आएगी। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमने क्यों लिया है। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गई। अगर ये वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो एफ ऑफ अल्फा बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा साइन, और x की जगह आ जाएगा रूट अल्फा प्लस 1/2। इसको कह दिया हमने डबल स्टार इक्वेशन। अब क्या करना है, अल्फा को रिप्लेस करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप रिप्लेस अल्फा। अल्फा को किससे रिप्लेस करेंगे, ऊपर हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन था वहाँ पर u इक्वल टू इक्वेशन स्टार देखिए u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वहाँ पे। सो u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो अल्फा किससे रिप्लेस करेंगे, जो यहाँ पे f के साथ है ब्रैकेट में उससे रिप्लेस करेंगे। सो अल्फा को हमने रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से इस इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, u इक्वल टू साइन ऑफ अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था यहाँ x इक्वल्स टू अंडर द रूट अल्फा प्लस 1/2 है। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही क्यों लिया हमने, यहाँ पे नेगेटिव वाला क्यों नहीं लिया। जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है, u इक्वल टू साइन एक्स है ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर को यू कैन राइट एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, जब आप इस सॉल्यूशन के अंदर एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस वाई स्क्वायर डालेंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 अंडर द रूट, ये चीज़ बन जाएगी। और इसको फर्दर लिखेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, ये चीज़ बन जाएगी अंडर द रूट। अब ये चीज़ तो 2 से 2 तो यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया जस्ट अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और साइन इसके साथ पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अब रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और यहाँ से अगेन आप देखोगे तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा, तो साइन एक्स यहाँ पे तब आएगा u इक्वल टू साइन एक्स आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस अंडर रूट के साथ यहाँ पे बाहर माइनस होता तो ये साइन ऑफ माइनस एक्स आता, और वो बनता माइनस का साइन एक्स, जो कि हमारी गिवन इनिशियल कंडीशन जो है इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे x के साथ x इक्वल टू प्लस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं कि किस तरह से हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आर्बिट्ररी फंक्शन f में वैल्यूज डाली थी, जो हमारे पास कंडीशन आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर यू इक्वल टू साइन एक्स। इस कंडीशन को हमने आर्बिट्ररी फंक्शन f में डाला था। अब हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन को
कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल देते हैं, यानी C1 C2 में डाल के हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, इसी क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, C1 की वैल्यू तो हमारे पास आई थी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और C2 की वैल्यू आई थी u। अब इस कंडीशन का यूज़ मैं u इक्वल टू साइन एक्स ऑन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1 करूँ, इसका यूज़ करूँ मैं, तो हमें क्या मिलेगा, C1 C2 में यूज़ करूँगी तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र था, सो एक्स स्क्र एज इट इज़ माइनस वाई स्क्र की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्र, ये हमने लिखा है यहाँ से। एक्स स्क्र की जगह 1 माइनस एक्स स्क्र, हम सॉरी वाई स्क्र की जगह 1 माइनस एक्स स्क्र हम यहाँ से लिख देते हैं इस कंडीशन से। सो ये हमारे पास बन जाता है 2x² माइनस 1, और C2 इक्वल्स टू u है, या तो u इक्वल टू C2 है, बट u क्या था हमारा sin x, तो C2 इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। अब C1 C2 को साइमल्टेनियसली हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, C2 इक्वल्स टू साइन ऑफ x, और x यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या था, C1 प्लस 1 अंडर द, ये C1 प्लस 1/2 अंडर द रूट है, तो ये x हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करना है, C2 की वैल्यू लिखनी है हमें, C1 की वैल्यू लिखनी है, तो डायरेक्टली हम वैल्यूज डालेंगे, तो u इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 1/2 अंडर द रूट, ये आ जाएगा इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल इज yz ux माइनस xz uy प्लस xy एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र uz इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, u यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि u का डेरिवेटिव कर रखा है हमने, ux निकाल रखा है, u का पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ux निकाल रखा है, uy निकाला है, uz निकाला है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, x, y एंड z, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है u। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल u होता था और 2 उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। करना कुछ नहीं है, करना उसी तरीके से है हमें, बस यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी हमें। So our first step is to find Lagrange auxiliary equations. So Lagrange auxiliary equations किस तरह से निकालेंगे हम लोग, dx upon yz equal to dy by minus xz equal to dz upon xy x square plus y square। एक मिनट यहाँ पे वेट। सो इसमें Lagrange auxiliary equations हम लिख देंगे dx by yz इक्वल टू dy बाई माइनस एक्स जेड, dz बाई एक्स वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल्स टू du बाई 0। जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल u है उसके लिए जो हमें नीचे लिखना है, du के नीचे लिखना है, वो तो हमारा राइट हैंड साइड में है, तो उसके नीचे du बाई 0 आ जाएगा जस्ट। और जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है x, y एंड z, सो उनके लिए ये हम डायरेक्टली लिख देंगे Lagrange auxiliary इक्वेशन। सो अब हम क्या करेंगे, हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स निकालने हैं, तो अगर मैंने फर्स्ट 2 इक्वेशंस को कंसिडर करती हूँ तो हमारे पास ये बनेगा dx बाई वाई जेड इक्वल टू डी वाई बाई माइनस एक्स जेड। तो यहाँ से क्या होगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये बच जाएगा x dx प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसको मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो मेरे पास आता है एक्स स्क्र बाई 2 प्लस वाई स्क्र बाई 2 इक्वल टू C1 का डैश कह दिया कॉन्स्टेंट को मैंने, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 2 इंटू C1 का डैश, उसको हमने C1 कॉन्स्टेंट कह दिया। सो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू C1, और इसको हमने कह दिया फाई ऑफ एक्स वाई जेड कोमा यू, क्योंकि यहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड कोमा यू, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साथ लिखे जाएंगे इस तरह से। नाउ कंसिडर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालना है, तो मैंने इस वाले को कंसिडर कर लिया du बाई 0 को, तो du इक्वल टू 0 इसको कंसिडर कर लिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा u इक्वल टू C2 इक्वल टू साई ऑफ एक्स वाई जेड कोमा यू, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। उसके बाद हमें निकालना है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम कैसे निकालें, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई लग रहा है कि हाँ ये लेग्रांजे मल्टीप्लायर इजीली मिल रहा है तो हम उसका यूज़ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स का यूज़ करा है, तो हमने क्या किया, हाँ आप इस इक्वेशन को कंसिडर करा कीजिए, इसको लिखने के बाद इसको कंसिडर कीजिए, और किस तरह से हमारा मेन एम है कि नीचे अगर 0 बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए नीचे कुछ मल्टीप्लायर्स का यूज़ करके कि 0 बन जाए। ठीक है, तो अगर मैं ये मल्टीप्लायर्स यूज़ कर लेती हूँ माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब और 1 और 0, लेग्रांजे मल्टीप्लायर यूज़ करती हूँ इन ईच फ्रैक्शन ऑफ 1, इसमें यूज़ करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, तो माइनस का एक्स क्यूब है तो ऊपर माइनस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करना है, नीचे मल्टीप्लाई करना है, वाई क्यूब है तो प्लस का वाई क्यूब इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, और उसी तरह से आगे करना है। तो इसको जब मैं करती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स क्यूब डी एक्स आ जाएगा, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ माइनस एक्स क्यूब, ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे रह जाएगा माइनस एक्स क्यूब वाई, और ये जेड है, जेड भी इसके साथ है, तो जेड को हमने क्या किया, उसे न्यूमरेटर में लिख लिया, तो इसको हम लिखेंगे 1/z करके।
ठीक है। और उसके बाद वाई क्यूब है, हमने क्या किया, वाई क्यूब मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, ऊपर भी नीचे भी, सो प्लस वाई क्यूब, क्योंकि वाई क्यूब हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिया है तो वाई क्यूब आएगा सिर्फ, वाई क्यूब बाय जेड डी वाई, जेड हमने यहाँ से न्यूमरेटर में ले लिया, नीचे बच जाएगा माइनस एक्स वाई क्यूब, डी जेड है, इधर हम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 है तो ये एज इट इज लिख देंगे डी जेड, और नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब, और इधर 0 मल्टीप्लाई करा है तो 0 डी यू, और यहाँ पे भी 0 ऐड कर दो, ठीक है। और इसको किसी मल्टीप्लायर के इक्वल रख दो, इनमें से किसी के भी इक्वल रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये टर्म 0 बन रही है, ठीक है। नीचे जो ये बन रहा है यहाँ पे ये 0 बन रहा है तो इसको हम किसी भी टर्म के इक्वल रख देंगे, हमें अल्टीमेटली वहाँ पे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। फर्दर अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या है, ये टर्म तो 0 बन गई, ठीक है। अब ये टर्म बची है, ठीक है, इसको हमने लिखा तो क्या बना है, माइनस एक्स क्यूब डी एक्स बाई जेड प्लस वाई क्यूब डी वाई बाई जेड प्लस डी जेड एंड इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस z को इस डी जेड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस वाई की पावर 4/4 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू C3 डैश, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट C3 डैश लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये बनता है माइनस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 जेड स्क्वायर इक्वल टू सी, यहाँ पे आ जाएगा 4C3 डैश आना था, उसको हमने C3 लिख दिया, ठीक है। दिस इज सम अनदर फंक्शन से जाए ऑफ से अनदर कर्व जाए ऑफ एक्स वाई जेड कॉमा यू, इस तरह से कह दिया तो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ चुके हैं, जनरल सोल्यूशन हमें लिखना है तो जनरल सोल्यूशन इस तरह से लिख देंगे u इक्वल्स टू, जब हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख सकते हैं जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल उसको अलग से लिखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तब हम उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से जनरल सोल्यूशन लिखते हैं, सो u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये आया था हमारा C1 था जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा आया था अभी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व माइनस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2z स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाता है जनरल सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल है आपको सॉल्व करना है, सॉल्व एक्स वाई माइनस जेड यू एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स यू वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई यू जेड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एक्स वाई एंड जेड, और डिपेंडेंट वेरिएबल है वो u है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है, और इसमें अगर आप एक चीज़ नोट करें इस एग्जाम्पल में, तो क्या था हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो था, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1, और आपको एक u इक्वल टू C2 करके आपने सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी निकाल लिया, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए आपने लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स का यूज़ किया। यहाँ पे आप दूसरी चीज़ भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, यहाँ पे मान लो आप इस फर्स्ट को कंसिडर कर लो डी एक्स बाय माइनस का वाई जेड, और थर्ड इक्वेशन को कंसिडर करते हैं डी जेड बाय एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो C1 लिख देंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है डी जेड अपॉन, तो ये इक्वेशन बन जाती डी जेड अपॉन एक्स वाई C1, एक्स वाई C1 ये बन जाती, और यहाँ से आप y से y को कैंसिल करते तो आपके पास 2 ही वेरिएबल रह जाते z और x, तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व करके एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकाल सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली इसका, और वेट आप इस वाले का dy बाई माइनस एक्स जेड और इसका यूज़ करके भी एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकाल सकते हैं, पर आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक कर्व के साथ ही सोल्यूशन लिखना था तो वो हो गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो हम 3 कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ही निकाल रहे हैं मेन, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वहाँ पे आपसे कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछे जाए निकालने हुआ आपको, तो वहाँ पे आप इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स निकाल सकते हैं। मान लो आपको ऑप्शन दे रखा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है या नहीं है, ये वाला है कि नहीं है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है या नहीं है। दैट्स इट। सो in next lecture I will tell you about canonical transformation. I will also tell you how we find general solution of first order PDE using canonical form of PDE. Please like, share the video and subscribe the channel. Thank you.